दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए एपिसोड में। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव का सत्र चल रहा है। मोदी सरकार विपक्ष के अविश्वास से जूझ रही है। लोकसभा में कल राहुल गांधी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मणिपुर हिंसा के मामले में राहुल गांधी ने वो ऐसे आरोप सरकार पर लगाए जिसके बाद से पूरी की पूरी मोदी सत्ता तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है और पूरी की पूरी मोदी सरकार राहुल गांधी के उस 35 मिनट के भाषण को अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग हिस्सों में जवाब दे रही है। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने जब कल लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया तो उन्होंने हमेशा की तरह गुस्सा या विरोध का एक जो स्वर होता है शुरुआत उससे नहीं की, बल्कि बड़ी ही मासूमियत से शुरुआत की भारत जोड़ो यात्रा के वर्णन से। और उस यात्रा के वर्णन में उन्होंने वो सारी चीजें बताई जिन चीजों को उन्होंने अपनी आंखों से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखा। उन्होंने वो वर्णन किया कि उन्होंने किस तरह से भारत को देखा है। उन्होंने ये बताया उस यात्रा के माध्यम से कि अहंकार का ताज लेकर जो लोग भारत में निकलते हैं, भारत उनका अहंकार कैसे खत्म करता है। सारी चीजें उन्होंने उस यात्रा वृतांत में बताई। उसके बाद राहुल गांधी मणिपुर के मामले पर बोले। लगभग 14 से 15 मिनट मणिपुर के हिंसा पर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य के दौरान राहुल गांधी गुस्से में थे, रोष में थे और हिंसा के प्रति उनके मन में नफरत थी और ये भावना थी कि देश हिंसा ग्रस्त नहीं होना चाहिए। और ये होना लाजिमी इसलिए है कि हिंसा ना हो देश में। हिंसा देश में अगर होती है तो देश की आत्मा की हत्या होती है, संविधान की हत्या होती है, भारत माता की हत्या होती है। ये बात राहुल गांधी ने लोकसभा में इसलिए कही क्योंकि राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने दो दो लोगों को प्रधानमंत्री रहते हुए हिंसा में खोया है। जिस व्यक्ति ने, जिस परिवार ने हिंसा में कुछ अपना खोया होगा, निश्चित तौर पर उसके मन में हिंसा के लिए उतनी ही ज्वाला होगी, बल्कि उससे कहीं और अधिक ज्वाला होगी। हिंसा के प्रति नफरत की उतनी ही विकट ज्वाला होगी जितनी विकट ज्वाला राहुल गांधी के मन में कल संसद में दिखी। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा का जब जिक्र किया तो प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी। आज तक के इतिहास में भारत की संसद में किसी प्रधानमंत्री की तुलना किसी सांसद ने रावण से नहीं की। इन जो 4-5 ऐसे हमले हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। राहुल गांधी के बोलने के तुरंत बाद बोलना शुरू किया स्मृति ईरानी ने और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वही सारी चीजें बोली जो वह पिछले 9 साल से जो काम करती आ रही हैं। उन्होंने पिछले 9 सालों में राहुल गांधी के चलने पर, बोलने पर, देखने पर, बैठने उठने, खाने पीने, इन्हीं सारी चीजों के विषय में नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी के विषय में पूरे देश में भ्रांतियां फैलाकर ही जिस महिला ने अपनी राजनीति को चमकाया है, उन्होंने कल फिर से लोकसभा में वही किया। खैर, मैं उस विषय पर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं कि वो वीडियो क्लिप पूरे देश ने देखी है जिस वीडियो में राहुल गांधी द्वारा किए गए उस काम को लेकर स्मृति ईरानी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की महिला ब्रिगेड जो सांसदों की है, वो जो आरोप लगा रही हैं, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया है
वो तथ्यात्मक तौर पर बिल्कुल झूठा है। राहुल गांधी उस वक्त आसन की तरफ देख रहे थे, ना कि सांसदों की तरफ, ना सत्ता पक्ष की तरफ, ना विपक्ष की तरफ। लेकिन उन्हें नैरेटिव सेट करना है, और वो इसलिए सेट करना है कि जो तथ्यपूर्ण आरोप, जिस भावना के साथ राहुल गांधी ने सत्ता को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की सदन में, उन उन चीजों से देश की जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए, इस बात को सेट करने के लिए ही बाद में बोली स्मृति ईरानी, और सबसे बाद में कल बोले अमित शाह। इसलिए बोले क्योंकि वो सारी चीजें फिर बाद में कहनी थी जो मीडिया की हेडलाइंस बने, उनकी ट्रोल आर्मी पूरे देश में फैलाए, राहुल गांधी का वो भाषण दब जाए जिसमें उन्होंने भारत माता की आत्मा पर चोट पहुंचाने वाली बात कही है। क्योंकि अगर कोई उसके बाद ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं सेट किया जाएगा तो हेडलाइंस में राहुल गांधी का भाषण होगा। जनता तक अगर वो भाषण डिलीवर हो गया पूरी तौर से, तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का वो चेहरा बेनकाब हो जाएगा, जिस राष्ट्रवाद के घोड़े पर बैठकर पूरी की पूरी मोदी सत्ता पिछले 9 वर्षों से खुद को राष्ट्रवादी प्रमाणित करने का दावा कर रही है। राहुल गांधी ने अपने भाषण की जब शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी के पूरे संसदीय दल के वो सांसद जो शायद इस बात की कसम खा के आए थे, इस बात की ही ट्रेनिंग लेके आए थे कि राहुल गांधी जब तक भाषण दें तब तक शोर मचाते रहो, डिस्टर्ब करते रहो, भाषण को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश करते रहो। लेकिन राहुल गांधी शायद भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ट्रेंड योद्धा बन चुके हैं। राहुल गांधी वास्तविकता में तप कर निकले वो नेता बन चुके हैं अब, जो देश की वास्तविकता को जानने की कोशिश करने के बाद देश की पीड़ा को लोकसभा में खड़े होकर बयां करने की कोशिश कर रहा था। ये साफ उनके भाषण से कल झलक रहा था। सो जब भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने शोर मचाने की शुरुआत जैसे ही की, वैसे ही राहुल गांधी ने चुटकी ली और कहा कि आज आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, डरना बिल्कुल मत, क्योंकि आज मैं अडानी पर नहीं बोलूंगा। ये तंज मोदी सरकार पर राहुल गांधी का ठीक उसी तरह था जैसे किसी की दुखती रग पे हाथ रख दिया जाए। पहली बार सदन में किसी नेता ने आजाद हिंदुस्तान में इस शब्द को कहा है कि आपने भारत माता की हत्या की है। ये बात पहली बार सदन में कही गई, और इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये भारत माता पर चोट है, ये भारत माता के अपमान की बात है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, देश की जनता ये सोचे कि भारत माता है कौन। एक राष्ट्र जिसे हम मां का दर्जा देते हैं, और राष्ट्र लोगों के समूह से बनता है, और उसी लोगों के समूह को जो मिला के जो एक राष्ट्र बना है, उस पूरे समूह में, उस पूरे समुदाय में, उस पूरे राष्ट्र में जब हिंसा की चिंगारी भड़क रही है और लोग मर रहे हैं, तो क्या तथ्यात्मक तौर पर राहुल गांधी की ये बात सही साबित नहीं हो जाती है? निश्चित तौर पर जहां भाजपा ने जब राहुल गांधी जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने एक बात और उल्लेखित की। उन्होंने कहा कि लंका को हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया था। ऐसा कहते हुए क्या राहुल गांधी उसी अहंकार की बात कर रहे थे जिस अहंकार का दर्पण दिख रहा है पिछले दिनों से, क्योंकि विपक्ष और देश इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री कब बोलेंगे। लेकिन
प्रधानमंत्री जब नहीं बोले, सदन नहीं गए, तो मजबूरन विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी न प्रधानमंत्री परसों सदन गए, न कल गए। आज शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री को भाषण देना है। हमें लगता है कि ठीक उसी समय प्रधानमंत्री संसद पहुंचेंगे और फिर वो उखाड़ पछाड़ पूरी शुरू होगी जो हमेशा से होती रही है। राहुल गांधी के भाषण की मिमिक्री तैयार करना, मसालेदार बातें लाना, पुराने इतिहास को दोहराना, पुरानी चीजों को कहना, गरीबों का ढोल पीटना, ये बताना कि हमने कितने शौचालय बनाए हैं, ये बताना कि हमने कितने लोगों को अनाज दिया है। वही सारी प्रक्रियाएं, वही सारी चीजें, वही सारी बातें देश की जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप तथ्यात्मक तौर पर जाएं तो स्मृति ईरानी, अमित शाह और वो सारे लोग जो राहुल गांधी के बाद में बोले, और वो बाद में इसीलिए बोले क्योंकि उन्हें राहुल गांधी के भाषण का जवाब देना था, तैयारी करके आए थे, बावजूद इसके जमीन से और देश की आवाज से जुड़े हुए वो सवाल जो राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाए, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पाए, बल्कि तमाम उन मुद्दों में उलझाकर देश की जनता का ध्यान राहुल गांधी द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों से भटकाने की साजिश के तहत किए गए सारे बयान दिए गए, ताकि देश की जनता उन बातों पर ध्यान न दे जो राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि रावण को राम ने नहीं बल्कि उसके अहंकार ने मारा। तो क्या ये माना जाए कि सत्ता का राजनीतिक पतन शुरू हो गया है और इस अहंकार से ग्रसित सत्ता जो किसी को भी कुछ भी कह सकती है, जो किसानों को खालिस्तानी कह सकती है, जो महिला खिलाड़ियों के दर्द पर आंख और कान बंद करके रह सकती है, और पूरी की पूरी मोदी सत्ता एक तरह से सपोर्टेड टीम बनके, सपोर्टेड पिलर बनके ब्रजभूषण सिंह के सामने, ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ी रहे, तो क्या ये सत्ता का अहंकार नहीं है? तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी ये संदेश देना चाहते हैं देश की लोकसभा से कि इस सत्ता का राजनीतिक पतन शुरू हो गया है और इस सत्ता के राजनीतिक अंत का कारण इस सत्ता का अहंकार साबित होगा? क्या इसे सत्ता का अहंकार नहीं कहा जा सकता कि एक प्रदेश के चुने हुए मुख्यमंत्री की सारी शक्तियों को छीनने के लिए बहुमत के अहंकार में चूर होकर आप सदन में कोई प्रस्ताव ले आए और कानून बना दें? ये बहुमत का अहंकार नहीं तो क्या है? राहुल गांधी ने जब ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह 2 लोगों की सुनते हैं जिस तरह से उन्होंने उल्लेखित किया कि रावण भी सिर्फ 2 लोगों की सुनता था, एक कुंभकर्ण और एक मेघनाथ। आगे जब उन्होंने कहा कि उसी तरह प्रधानमंत्री भी 2 लोगों की सुनते हैं, इतना राहुल गांधी ने सिर्फ इतना ही कह पाया, पूरा सत्ता पक्ष के सभी सांसद शोर मचाने लगे और मजबूरन लोकसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए ओम बिरला जी को यह कहना पड़ा कि माननीय सदस्य आप संयमित बोलिए। सवाल ये खड़ा होता है, क्या सत्ता पक्ष और स्वयं लोकसभा अध्यक्ष को इस बात का आभास हो गया था कि राहुल गांधी आगे क्या बोलने वाले हैं, कि प्रधानमंत्री किन 2 लोगों की सुनते हैं? क्या ये आभास अगर उस सदन में बैठे हुए सांसदों को और लोकसभा अध्यक्ष को हो गया था, तो क्या इस देश की जनता को भी ये आभास हो गया है कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 लोगों की सुनते हैं? बतौर राहुल गांधी नंबर 1 पर अमित शाह और नंबर 2 पर अडानी। निश्चित तौर पर यह बड़े सवाल हैं। दूसरी बात, एक बात और कही राहुल गांधी ने, उन्होंने कहा कि आपने पूरे देश पर केरोसिन छिड़क दिया है।
उसके बाद आप नफरत की चिंगारी सुलगाते हैं। जवाब देने के लिए जब राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, अमित शाह ने लगभग उनके जवाब देने की कोशिश की, उनकी बातों की, लेकिन कोशिश वैसी ही की जैसी भाजपा हमेशा करती रही है। इतिहास के पर्दों से वर्तमान को ढकने की कोशिश की। भाजपा जहां मणिपुर के जवाब में राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उन तमाम घटनाओं को पेश करने की कोशिश कर रही थी, जो कहीं न कहीं कांग्रेस या विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं, उन प्रदेशों की हिंसा को मणिपुर के सामने पेश करके ये बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर मणिपुर में हमारी सरकार है तो यहां तुम्हारी है, वहां हमारे सरकार में हिंसा हो रही है तो यहां तुम्हारे सरकार में हिंसा हो रही है। भारत को अलग अलग मणिपुर के जवाब में बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या किसी अन्य जगह की घटना का उदाहरण देकर भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर जवाब दे रही थी, वहीं राहुल गांधी ने सिर्फ एक लाइन में इस बात को समेट दिया और पूरे राष्ट्र को एक धागे में पिरो दिया, जब उन्होंने ये कहा कि आपने पूरे हिंदुस्तान में केरोसिन फेंक दिया है और आप हिंसा की चिंगारी लगा देते हैं। बाद में निश्चित तौर पर पूरे देश को जब एक धागे में उन्होंने इस बात को कह के पिरो दिया, तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जब आगे कहा कि देश के किसी भी हिस्से में अगर हिंसा होगी तो आप मेरी मां की हत्या करोगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मणिपुर में आपने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में आपने मेरी मां की हत्या की है। एक मां मेरी यहां बैठी है और एक मां मेरी भारत मां है। तो क्या ये राष्ट्र पूरा उन्होंने एक धागे में बांधने की कोशिश नहीं की? दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी और अमित शाह ने मणिपुर हिंसा के जवाब में जो राहुल गांधी ने जवाब की अपेक्षा की थी, वो जवाब न देते हुए जवाब में इतिहास की चीजों को बताया, 84 के दंगे बताए और सारे तमाम चीजें बताई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तमाम घटनाओं का जिक्र किया, बंगाल की घटनाओं का जिक्र किया। तो क्या ये माना जाए कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में अब ये खेल चल रहा है, ये बताने का दौर चल रहा है कि किसके हाथ खून में कितने ज्यादा सने हैं या कौन कितना बड़ा हत्यारा है। अगर अपराध की बात की जाए तो संसद में बैठा हुआ हर तीसरा सांसद अपराधी है। अगर छोटे अपराधों को जोड़ लिया जाए तो संसद में बैठा हुआ हर वो दूसरा सांसद आपराधिक इतिहास का हलफनामा लिए घूम रहा है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव के समय ये हलफनामा दाखिल करके बताया था कि उनका आपराधिक इतिहास ये है। तो क्या देश का लोकतंत्र अब उस दौर में या उस स्थिति में खड़ा हो गया है जहां आपराधिक इतिहास वाले लोग आपराधिक इतिहास का वर्णन करके देश को आपराधिक मोड़ की तरफ ले जाकर खड़ा कर दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने ये बताया गृह मंत्री होने के नाते कि वहां हमने 36,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल यानी असम राइफल्स के जवान आपस में ही वहां लड़ रहे हैं और एफआईआरें दर्ज हो रही हैं उसकी। क्या कारण है कि केंद्रीय सुरक्षा बल और प्रदेश का सुरक्षा बल आपस में ही हिंसक झड़पें कर रहा है और मणिपुर में हिंसा का दौर जारी है? कल परसों ही वहां 5-6 हत्याएं हुई हैं और 9 वर्ष सत्ता संभालने के बाद भी देश की राजनीतिक सत्ता को अगर ऐतिहासिक नारे ढूंढने पड़े, क्विट इंडिया मूवमेंट की बरसी पर प्रधानमंत्री ने उस नारे का जिक्र किया जिसमें महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस नारे के सहारे
राजनीतिक नारे गढ़ने का प्रयास जो किया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ, वर्तमान सत्ता के पास विपक्ष के खिलाफ अपना कुछ भी बताने को नहीं है? ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक वर्णन, ऐतिहासिक दंगे और ऐतिहासिक नारों को गढ़ने के सहारे ही 9 साल की पूरी राजनीतिक सत्ता खड़ी हो गई है। निश्चित तौर पर यह बात आपको जेहन में आनी ही चाहिए। और फिर वो सारे सवालों का जवाब दे दिया बाद में अधीर रंजन ने। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन ने जब ये कहा, सबसे अंत में अमित शाह जी का भाषण खत्म हुआ, एक लाइन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों के भाषण को निपटा दिया, स्मृति ईरानी हो, अमित शाह जी हो या चाहे कोई और हो, जिन लोगों ने जवाब देने की कोशिश की। और अधीर रंजन ने जब ये कहा कि जो जवाब जिला अधिकारी को देना है, वह जवाब कोतवाल कैसे दे सकता है। यानी कांग्रेस की मंशा साफ है कि राहुल गांधी ने जिन सवालों को लेकर प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है, उन सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दें। भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हम विदा लेते हैं आपसे। आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, उनके भाषण पर हमारी नजर रहेगी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाजत दीजिए, नमस्कार। हमारा निवेदन है कि हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।